फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने, चूंकि शिक्षा मंत्री हैं, उनका विभाग है, तो उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए लिखा, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। अब तेजस्वी यादव उनकी पार्टी के नेता हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी हैं, और एक आकांक्षा भी है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि वे जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बने। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच का एक समझौता है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी के बीच का एक समझौता है, जदयू और राजद के बीच का एक समझौता है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि जल्दी से जल्दी, ऐसा दिखता है, चाहते हुए दिखता है कि जल्दी से जल्दी तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। दूसरी ओर जदयू से नीरज जी ने, नीरज कुमार हैं जो जदयू के प्रवक्ता भी हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उनका नारा था, शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। तो ये क्या हो रहा है? क्या ये दो दलों के बीच टकराव की स्थिति आ गई इतनी जल्दी? क्या ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच संघर्ष है? क्या ये संघर्ष नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच संघर्ष है? क्या ये जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच का संघर्ष है? क्या ये ऑफिशियल संघर्ष है, या ये संघर्ष जो दोनों का वोट बेस है, दोनों का की जो वैचारिकी, जो इतने लंबे दौर तक पक्ष विपक्ष होने के कारण जो वैचारिकी का डिफरेंस है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी ने जो शासन चलाया है, उस कारण से भी उनके पार्टी के भीतर का जो स्ट्रक्चर है और जो राष्ट्रीय जनता दल का स्ट्रक्चर है, उसका संघर्ष है। क्या है, इस पर बात करेंगे हम लोग हेमंत जी से। इस बीच में मीडिया पहले दिन से सरकार को जो गिराना चाह रही है, पहले दिन से चाह रही नीतीश जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए, उसके लिए एक मौका है। और अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर भी ये खबर चल रही है, इन दोनों के आधार पे, शिक्षा मंत्री के ट्वीट के आधार पे और जो नीरज कुमार है उनके ट्वीट के आधार पर। नीरज कुमार के ट्वीट में एक बात और भी है कि उन्होंने एक तुलना की है शिक्षा की हालात को लेकर के, और वह तुलना उन्होंने नीतीश कुमार के शासन और उसके पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को लेकर के की है। उनका जवाब भी आया है कि हमारे पास आंकड़े यही उपलब्ध थे, इसलिए हमने इसकी तुलना की है। हालांकि वो चाहते तो 90 के पहले के दौर पर भी जा सकते थे। तो हेमंत जी, ये स्थिति है, क्या है ये? क्या ये जो जैसा मीडिया प्रेजेंट करना चाह रही है, जैसे पॉलिटिकल सर्किल का एक जो तलछट का भी एक सर्किल होता है, वहां जो विमर्श है कि जल्दी फिर से नीतीश जी अलग होंगे, और इन दोनों के बीच का क्या वह है या कुछ और है? हेमंत जी अनम्यूट कर लें आप खुद को। एक बात जो इसमें समझने वाली है वो यह है कि जो राजद और जेडीयू का जो मिलन हुआ है, वह एक ऐसी पृष्ठभूमि में हुआ है जब मिलन होने से पहले तक दोनों के रिश्ते बहुत ही तल्ख थे और दोनों तरफ से काफी हमले भी होते थे, जो दीवानी जंग जो होता है। तो एक तो ये है, और दूसरा जो, और इसकी वजह से जो उसका आधार है आरजेडी का और जेडीयू का, वो दोनों एक तरह से एक दूसरे का जो विरोधाभासी स्थिति जो पैदा हो गई हुई थी, वो अभी भी वह स्थिति बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि लंबे समय से नीतीश कुमार का जो संश्रय रहा है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को अपने में तो ये ढाल नहीं पाए। बीजेपी ने इनको पूरी तरह अपने अपने रंग में रंग लिया, जो इनका आधार है उसको। तो उसका रिफ्लेक्स में देखने को मिलता है कि जो लिबरल, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट लोग जो इनके साथ जुड़े, तो वो भी इन इन चीजों पर, जो सामाजिक रूप से एक तरह से जो भेदभाव है, जो ऐतिहासिक भेदभाव है, उन चीजों पर भी स्टैंड लेने के बदले
वो उसका बचाव करते हुए दिखते हैं। हम लोगों ने पिछली बातचीत में भी ये इस बात को रेखांकित किया था कि नीरज कुमार जो सीपीआई बैकग्राउंड से हैं, सीपीआई के नेता रहे हैं, एआईएसएफ के लीडर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ पढ़ते थे, वो हमसे एक बैच सीनियर थे। तो वो मैंने उनका वो रूप भी देखा है और आज भी उनको देख रहे हैं जब वो रामचरितमानस लेकर के उसका पाठ करते हैं, उसको बांटते हैं, उसकी आलोचना सुनने को वो तैयार नहीं है। यानी कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं उसको सुनने को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा जो राजनीतिक बदलाव हुआ बिहार में, जेडीयू और ये आरजेडी का जो गठबंधन हुआ, तो बदलाव को भी किस रूप में देखा जा रहा है, उसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि अभी मैं गांव में हूँ और गांव घर में जो चौक चौराहे पर चर्चा होती है, उस चर्चा में ये बात ज्यादा ये है, मुखर होकर के चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार का सारा किया धारा जो है वो तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। तो किया धारा क्या है? एक तो शराबबंदी का जो मसला है उसका आउटफॉल जो है, वो जो तारी वाला पहलू है उसको लेकर, क्योंकि वो पूरा एक अच्छा खासा दलितों का एक मास बेस है जो इनका वोटर रहा है, वो एंटागोनाइज इनसे हो गया हुआ है। तो एक इनके आधार बेस में, इनके जो ग्रासरूट लेवल पर जो वर्कर हैं, इनके नेता हैं, उनमें यह चिंता है कि आगे का जो चुनाव है 2024 का, जो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तो जो नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत लोगों को पच नहीं रहा है। तो एक तो इनके आधार का भी एक का टकराव है, आधार के बीच का जो टकराव है वो भी है। और दूसरा ये दिख रहा है कि जो इनके भीतर जो एक तरह से पूरे जेडीयू के ऊपर जो बीजेपी की वैचारिकी का जो छाप है, वह कहीं ना कहीं से इनके भीतर ये ऊर्जा नहीं दिख रही है कि जो इन चीजों का जवाब दे सके, इन चीजों के खिलाफ खड़े हो सके। तो इसलिए जो चंद्रशेखर वाला बयान जो था, उस बयान के बाद जो तलखी बढ़ी है उसके बचाव में, जैसे कि अभी किशोर कुणाल का भी मैं ये देख रहा था, वीडियो देख रहा था, जो महावीर मंदिर के ये करता धरता है पटना में, तो वो कह रहे हैं कि मैं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूँ चंद्रशेखर को। तो और वो शिक्षा मंत्री हैं, पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था, आज के जमाने में सेमिनार होता है। तो तारीख की बताइए, और शास्त्रार्थ में शामिल हो। आपकी आवाज, हाँ ये आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई जी। तो ये जो लग रहा है मुझे कि दो तरह की चीजें हैं। एक जो जेडीयू का जो पूरा पिछले 15-16 सालों में जो एक तरह से उसका राजनीतिक रूप से जो उस पर बीजेपी का जो प्रभाव रहा है राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से, वह भी उसको आरजेडी के बहुत करीब होकर के जो एक आपसी तालमेल वाला जो संश्रय होता है वो कहीं दिखाई नहीं देता है, और इसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही है। दूसरा जो आपने कहा कि क्या यह सुविचारित लग रहा है या यूं ही ये चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में एक तालमेल तो है, लेकिन वो नीचे तक ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अब नीरज कुमार को अगर ले ले एक उदाहरण के तौर पर, तो मैं चर्चा करूं तो नीरज कुमार जिस जाति बिरादरी से आते हैं, तो वो उनको एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है कि वो मजबूरी में इस तरह की बातें उनको बोलनी पड़ रही है कि एक चेहरा बन करके उभर करके वो एक ऐसा फेस जेडीयू के भीतर से सामने आ रहे हैं जो कि इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको एक तरह से डिफेंड करने के लिए वो सामने आ रहे हैं। तो लेकिन ये कब ये तक, भी है। हेमंत जी, लेकिन ये कब तक चलेगा? यदि ऐसे टकराव, जो बेस का टकराव है या फिर जो जो एक नेतृत्व की आकांक्षाओं का जो टकराव है सेकंड रैंकर्स में, या सेकंड रैंकर्स ही क्यों, कई बार आप तो अध्यक्ष भी जगदानंद सिंह जी के भी बयान इस तरह के आ जाते हैं कि तेजस्वी,
अलग अलग बयान आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कब तक चलेगा? और अभी जो नीतीश कुमार नीरज जी ने जो किया, तो वहां कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि बिल्कुल। एक संदेश जाना चाहिए था कि इस तरह के टकराव अंततः तो विरोधाभास को बढ़ाते हुए चीजों को तोड़ भी सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कुछ नहीं करना है, और जो वो पैटर्न भी रहा है सुशील मोदी का खास करके, कि वो विरोधाभासों को हवा देते हैं। बिल्कुल। तो ये पिछली बार भी हुआ था, ये पिछली बार भी हुआ था, और पिछली बार भी आपको याद होगा कि सुशील कुमार मोदी ने ही वो मोर्चा संभाला था, और वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज भी अगर बिल्कुल देखिएगा तो मुझे लगता है कि पूरे बीजेपी में सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी सक्रिय है, और सबसे अधिक अधिक कोई आदमी अगर प्रतिक्रिया दे रहा है मीडिया में आगे बढ़ करके, तो सुशील कुमार मोदी है। लेकिन उस रूप से कोई काउंटर नहीं हो रहा है। ये लग रहा है कि उधर से लगातार हमले हो रहे हैं, और इधर आपस में ही लोग उलझे हुए हैं। जैसे कि अभी वो चंद्रशेखर का जो ट्वीट आया, और उसमें उसके जवाब में एक ट्वीट आ गया। हालांकि वो नीरज करे कि नहीं, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया है, मैंने एक बिहार की स्थिति को सामने रखा है कि बिहार में जो शिक्षा क्षेत्र में जो तरक्की हुई है, जो प्रगति हुई है नीतीश कुमार के राज में, लेकिन ये इतना मैंने आसान नहीं है। यदि ऐसा ही था तो चंद्रशेखर जी के ट्वीट को ही साधारण तरीके से लेना चाहिए था, और उसको तेजस्वी शब्द का अर्थ सिर्फ तेजस्वी तो होता नहीं है, तेजस्वी यादव, तेजस्वी हाँ तो अपने आप में तेजस्वी है। तो हाँ लेकिन ये लाना, और उसके बाद दोनों टर्म का की तुलना करते हुए आंकड़े लेकर आना, तो ये इतनी इतनी भी बात आसान नहीं है जितनी नीरज जी बाद में प्रेजेंट कर रहे हाँ। वो जो कहना चाह रहे थे वो इतना इतना आसान नहीं है। वो बात तो चली गई है दूर तक। वो हैं। बात जी इस रूप में गई है कि वो नीरज ने चंद्रशेखर का जवाब दिया है। वो नीचे तक जी बात बिल्कुल चली गई है। तो ये बिल्कुल। उनकी सफा और एक उनकी दौर था सफाई में एक दौर था अमन जी कि दिल्ली में लगा था, याद होगा आपको, या याद होगा या सुना ही होगा आपने, हम सब तो वो आपातकाल के दौर में, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, है ना? बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है, ये जनता पार्टी के लोगों ने लगाया था संजय गांधी को टारगेट करते हुए। तो दूसरे दिन जवाब में पोस्टर लगे कि हर साख पे उल्लू बैठा है, यानी जनता पार्टी की सरकार में, ये इमरजेंसी के दौरान ही जनता पार्टी, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस तरह के जो वार हैं संकेत में देते हुए, वो पहले भी होते रहे हैं। तो मुझे वो यही याद आया कि ये तो इस तरह का संघर्ष हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ये जो कुछ हो रहा है उससे अगर अल्टीमेटली अगर देखेंगे आप, तो इसका कोई फायदा महागठबंधन को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले भले ये अभी अभी ये कहने की स्थिति में कोई नहीं है कि ये महागठबंधन के नेतृत्व की ओर से ये सुविचारित ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ये हम सब कह सकते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो महागठबंधन के पक्ष में नहीं जा रहा है। इसका नीचे जो संदेश जा रहा है वो नेगेटिव जा रहा है। जी तो यह जो स्थिति बनी है, इसमें अब तेजस्वी यादव का कल का एक मैं वीडियो देख रहा था, लंबा वीडियो था। उसमें उन्होंने कैटेगरिकली इसको एक तरह से खारिज किया है, और उन्होंने कहा है कि जो बिल्कुल बयानवीर लोग हैं उनके साथ जनता नहीं है, जनता नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ है। और हमारे लिए एजेंडा ये चीजें कोई बात कर रही है, बीजेपी के एजेंडा पर हम बात नहीं करना क्या, चाहते हैं। जी आपकी आवाज, जी हाँ, हम आपकी बात आवाज थोड़ा, करना चाहते हैं। हाँ, अब आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल हम बात करना चाह रहे हैं पर, बेरोजगारी पर, इन सवालों पर बात करना चाह रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने एक बात और कही कि देश का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वह हमारा वो संविधान है, सुनिए। और हमारा संविधान हमको सबको आजादी देता है। और उसमें जो बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, लेकिन उसके साथ यह भी है कि दूसरे लोगों का सम्मान करने का भी संविधान हमको कर्तव्य बोध कराता है। तो ये वो लंबा वीडियो है, मैंने उसका संक्षेप में आपको बिल्कुल दिखाया। बिल्कुल तो इससे ये है कि तेजस्वी यादव इन चीजों को, इन एजेंडों से अपने लोगों को अलग करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो वो है। बयानवीर लोग हैं। जी जी हाँ, पूरा करें। हाँ।
हाँ, जो बयानवीर लोग हैं उनके साथ जनता नहीं है, जनता नीतीश कुमार के साथ है और जनता बिल्कुल। लालू यादव के साथ है। तो ये स्थिति दिख रही है बिहार में, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में खास किस्म से ट्यूनिंग दिख रही है, जिसे दो दलों के बीच में, दो नेतृत्वों के बीच में। लेकिन हेमंत जी, पिछली बातचीत में हम लोगों ने बात की भी थी कि जरूरत है कोऑर्डिनेशन की, महागठबंधन के बीच कोऑर्डिनेशन की, दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन की, 7 दलों के बीच कोऑर्डिनेशन की। जो कोऑर्डिनेशन कहीं दिखाई नहीं पड़ती। नीतीश कुमार को यदि कोऑर्डिनेशन बहुत सामने में है। बिल्कुल, यदि नीतीश कुमार को अपने और तेजस्वी यादव के बीच के का जो एक जो रेपो है, जो एक कोऑर्डिनेशन है, जो एक कमिटमेंट है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए नीचे तक जरूरी है कि ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो, बार बार हो, दलों में हो, 2 दलों में हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी नीचे तक मैसेज जाएगा, और तभी जो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पे जो केंद्रीय नेतृत्व लेना चाहते हैं वो संभव है, और तभी सत्ता का ट्रांसफर भी, जो वो कह रहे थे कि 25 तक, तो वो सत्ता का ट्रांसफर भी स्मूथली तभी हो पाएगा। हेमंत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर, बिहार के भी मुद्दे पर और देश के मुद्दे पर। नमस्कार, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।